हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया सब। तो आज हमारे मंथली करंट अफेयर्स सीरीज में हम अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब हम सबसे पहले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करेंगे। तो अभी हाल ही में हमारा इंडिया और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। एफटीए 2026 का नया एफटीए साइन हुआ है हमारा इंडिया और न्यूजीलैंड का। काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो फाइनली जाके साइन हुआ। क्यों दिक्कत हो रही थी? क्योंकि न्यूजीलैंड काफ़ी बड़ा डेयरी और जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है। तो अगर इंडिया उसके साथ एफटीए करता तो इससे इंडिया के जो फार्मिंग और डेयरी सेक्टर है उसको नुकसान होने की संभावना थी। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने हमारा नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है ट्रेड जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर्स हों खत्म कर सकें। जरूरी नहीं है कि हम दोनों देश 100% एक दूसरे के सब गुड्स को फ्री करें ट्रेड के लिए। हम कुछ गुड्स डिसाइड करते हैं, जनरली 100% फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, पर हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर टूट सके। क्योंकि जब देश नेगोशिएट करते हैं तो काफ़ी चीज़ें अलग अलग जो खुद के इंटरेस्ट हैं उनसे अलाइन होकर फिर ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो क्या है कि इंडो पैसिफिक जो सप्लाई चेन है इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू की क्यों किया हमने। तो न्यूजीलैंड, आपको पता है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के दोनों एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। जो हमारे इंडियन ओशन ट्रेड है एज वेल एज जो पैसिफिक ओशियन का जो ट्रेड है उनके जंक्शन पे खड़े हैं देश। तो इंडिया पैसिफिक की जो सप्लाई चेन उसके लिए बहुत जरूरी है। अब हमें देखते हैं क्या क्या प्रोविजन है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें हमारे को यही स्टेटमेंट आएंगे जो सीधे एग्जाम में। तो क्या है कि इंडिया से जो न्यूजीलैंड हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो पूरे के पूरे जो 100% जो गुड्स हैं वो क्या होंगे? ड्यूटी फ्री हैं। कितने? जो इंडिया से के जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनको तो क्या हुआ है, 100% को क्या मिला है? ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। लेकिन जो इंडिया में जो आ रहे हैं उनमें कितना है? 70% जो सिर्फ गुड्स हैं उन्हीं को क्या मिला है? ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। कितने को? 70% को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है। क्यों 70% को क्यों दिया हमने? क्योंकि हमारा डेयरी और जो फार्मिंग सेक्टर है उसको हमें बचाना था। न्यूजीलैंड में क्योंकि बड़े बड़े फार्म्स होते हैं तो वहाँ पे डेयरी वगैरह जो होता है वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होता है, तो उससे हमारे जो डेयरी फार्मिंग सेक्टर और डेयरी सेक्टर उसको नुकसान होने की संभावना थी। तो इसलिए हमने सिर्फ 70% जो गुड्स हैं उनको परमिशन दी। वैल्यू में जब देखेंगे तो 90% से ज़्यादा जो वैल्यू है गुड्स की जो न्यूजीलैंड हमें सप्लाई करता है उनको ये छूट मिली है। पर जब हम अगर वैसे वैल्यू देखें तो 70% है जो उनके गुड्स हैं। न्यूजीलैंड कितना इन्वेस्ट करेगा अगर आ जाए तो? टारगेट क्या है? तो 20 बिलियन इन्वेस्ट करने का अगले 15 साल में न्यूजीलैंड का क्या है? टारगेट है। कहाँ पे? इंडिया में। साथ ही साथ अभी हमारा ट्रेड कितनी चल रही है? लगभग $2.5 बिलियन के आसपास है। तो उसको अगले 5 साल में क्या डबल करने का इरादा है हमारा। $5 बिलियन के पास बायलेटरल ट्रेड को ले जाने का इरादा है। इंडिया हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वर्कफोर्स है तो हम हमारा जो हम स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको आसानी से वहाँ पे नौकरी मिल सके, इसलिए इसमें न्यूजीलैंड के साथ भी क्या है 5,000 एनुअल वीजाज दिए जाएंगे। किनको? जो आईटी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन सबको न्यूजीलैंड में 5,000 पर ईयर इनको क्या दिया जाएंगे? वीजा दिया जाएंगे। जो आईटी सेक्टर इंडिया का और हेल्थ केयर सेक्टर है उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वर्किंग हॉलीडे वीजा दिया जाएगा। किसको? जो इंडिया के जो 1,000 यंग इंडियंस हैं उनको वो काम कर सकते हैं और रह सकते हैं। कितने दिन के लिए? 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में। कितने लोगों को? 1,000 लोगों को दिया जाएगा। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने किसको रिकॉग्नाइज किया है? हमारे आयुष है, आयुर्वेदा, यूनानी, जो योगा है हमारा, इन सबको, सिद्धा, होम्योपैथी, जो ये हमारी अलग अलग जो हमारी जो विधाएं हैं जो नेचुरल, उन सबको न्यूजीलैंड ने क्या है? रिकॉग्नाइज किया है हमारे। उसके बाद अभी क्या हुआ है, जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आएगा तो क्या है, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने विजिट किया है इंडिया को 2026 में। क्या नाम? अगर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का देखें तो ली जे म्यूंग। अभी ये नए नए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बने थे तो वैसे भी न्यूज में थे। 2025 में प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के, ली जे म्यूंग, तो वैसे न्यूज में। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि कई बार जो जैसे प्रेसिडेंट आया तो सब लोग याद करते हैं, तो क्या पूछ सकते हैं? ये प्राइम मिनिस्टर भी पूछ सकते हैं। तो पीएम कौन है साउथ कोरिया का? तो वो है किम मिन सियोक। कूप हुआ था, आपको ध्यान है? पिछले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कूप किया था मिलिट्री, तो उनको हटाया गया था। उसके बाद 2025 में ली जी म्योंग नए वहां के राष्ट्रपति बने और किम मिन सियोक क्या है? नए प्राइम मिनिस्टर बने।
तो इसके जब वो आए थे तो कुछ मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, कुछ इनिशिएटिव्स उनकी शुरुआत की, अगर राष्ट्रपति आए तो कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए थे। तो 2028-29 का उसको क्या फ्रेंडशिप ईयर डिक्लेयर किया है। क्यों? इंडिया साउथ कोरिया का अगर आ जाए फ्रेंडशिप ईयर तो ये क्या स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करेगा, क्या कहेगा 2026-27 को किया है, नहीं, ये है 2028-29 को इंडिया और साउथ कोरिया का फ्रेंडशिप ईयर के रूप में हम सेलिब्रेट करेंगे। किसको? 2028-29 को। रीजनल सिक्योरिटी के लिए साउथ कोरिया किसको ज्वाइन कर रहा है? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव को। ये क्या इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडिया पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। अलग अलग इंटर गवर्नमेंटल इनिशिएटिव है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन चाहते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन में, जिससे जो ट्रेड है दुनिया का लगभग 30 से 40% ट्रेड, अगर इंडो पैसिफिक पूरे को देखें तो 50% ट्रेड इंडो पैसिफिक ओशियन, दोनों ओशियन डील करते हैं, जिसमें से इंडियन ओशियन इंडिया के पास से जाता है, वहाँ भी 30% के लगभग ट्रेड है। तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वो फ्री ट्रेड हो सके, इजीली ट्रेड हो सके, इसके लिए इंडिया ने, तो साउथ कोरिया ने भी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव इसमें शामिल हुआ है, ज्वाइन किया है। अब क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी के लिए साउथ कोरिया किसको ज्वाइन कर रहा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या है, कब स्टार्ट किया था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस? 2014 में। कहां पे? पेरिस में। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था। जो पेरिस हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था, किस चीज के लिए? हमारे ग्लोबल एमिशंस को 2% से कम रखने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसी टाइम इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इसका गठन हुआ था, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुड़गांव जो है, गुरुग्राम में क्या है? हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। फिर एनवायरमेंट कोऑपरेशन के इंडिया किसको ज्वाइन करने वाला है? ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट है। इसके थ्रू क्या है कि इसके थ्रू हम जो हमारा ग्रोथ है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल बना सकें, जैसे कि जिससे कि वो ग्रीन ग्रोथ उसमें इंक्लूड कर सकें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल रहेगा हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए, इस पे काम कर रहा है। तो साउथ कोरिया का ये इनिशिएटिव है, इंडिया ने इसको ज्वाइन करने का, वहाँ के राष्ट्रपति आए थे तो फैसला किया है। अब इंडिया और रशिया ने रेलोस एग्रीमेंट साइन किया है। तो पहली बात तो क्या आ सकती है कि रेलोस की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म क्या है? रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। ये क्या है? रेलोस। ये एक मिलिट्री इनिशिएटिव है। क्या है? मिलिट्री इनिशिएटिव है रेलोस। अब ये आ जाए कि रेलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? तो इंडिया ने रशिया के साथ साइन किया है। इसमें क्या है कि दोनों देश हैं उनको एक दूसरे की मिलिट्री फैसिलिटी एज वेल एज जो लॉजिस्टिक्स है, फ्यूल सप्लाईज, रिपेयर्स वगैरह है, उनका सीमलेस एक्सेस के लिए एक दूसरे के साथ इन्होंने रेलोस एग्रीमेंट। ऐसा ही लेमोआ किसके साथ साइन कर रखा है इंडिया ने? यूएसए के साथ। हम आगे अभी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो इंडिया ने रशिया के साथ क्या किया है? रेलोस। काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो इंडिया, अभी यूक्रेन रशिया वार चल रहा है, यूएसए और रशिया का काफी रिलेशन स्ट्रेंड चल रहा है। ऐसे टाइम में इंडिया ने रेलोस एग्रीमेंट साइन करके ये दिखाया है कि हम हमारे जो स्ट्रेटेजिक और जो मिलिट्री अलायंस है वो क्या है? न्यूट्रल हैं, हम किसी भी देश के दबाव में आए बिना। क्यों? क्योंकि हमने एक साइड यूएसए के साथ भी लेमो एग्रीमेंट साइन कर रखा है और दूसरी साइड सेम टू सेम हमने किसके साथ? रशिया के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई देश जिसने इंडिया, रशिया और यूएसए दोनों के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उन चुनिंदा देशों में से कौन है? इंडिया है। इसमें क्या होगा? रेसिप्रोकल डिप्लॉयमेंट भी होगा। इसमें दोनों देश एक दूसरे के जो बेसेस हैं उन पे क्या करेंगे? 5 तो वारशिप डिप्लॉय करेंगे, 10 फाइटर एयरक्राफ्ट और 3000 ट्रूप्स। इसमें क्या होगा? रशिया इंडिया में करेगा और इंडिया जो रशिया के जो टेरिटरीज हैं, जो बेसेस हैं, उन पे इंडिया कर सकता है। किस लिए ये? इसकी स्ट्रेटेजिक रीच बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो आर्कटिक है, जो रशिया की प्रेजेंस है, वहाँ पे अगर जब इंडिया अपने एयरक्राफ्ट, वारशिप वगैरह वहाँ पे ट्रूप्स रखेगा तो इंडिया की जो आर्कटिक और में जो रशिया की प्रेजेंस है उसका पूरा फायदा मिलेगा इंडिया को। देखो अब ये क्या है? इंडिया ने पहले से हम किसके साथ साइन किया था? लेमोआ किसके साथ साइन किया था? लेमोआ हमने साइन किया था यूएसए के साथ। कि लेमोआ की फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये हमने किया था यूएसए के साथ साइन। सिमिलर इसके भी फ्रेमवर्क्स हैं, आप देख लेना। बस इतना ध्यान रखना, लेमोआ किसके साथ है? यूएसए के साथ। और रेलोस किसके साथ है? रशिया के साथ। दोनों क्या है? मिलिट्री अलायंस है। फिलीपींस ने क्या ज्वाइन किया है? पैक्स से लेकर। तो कौन सा मेंबर बना है?
13वां मेंबर बना है। किसका? ये किसका इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका? तो यूएसए का इनिशिएटिव है पैक्स सिलिका। इसमें क्या ये करना चाह रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर्स की, जो एआई की, जो क्रिटिकल मिनरल्स की हैं, इनको सिक्योर कर सके। क्यों ये इस क्यों लाना चाह रहा है यूएसए? क्योंकि इसके में जो मोनोपोली है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो कौन है? चाइना। तो रशिया दो अमेरिका एक अलायंस बनाना चाह रहा है जिससे चाइना की मोनोपोली है या जो जहां पे क्रिटिकल उसका जो होल्ड है उसको थोड़ा सा कमजोर कर सकें। इसके लिए पैक्स सिलिका नाम से इनिशिएटिव ला रहा है जिससे कि चाइना को काउंटर किया जा सके। क्योंकि आने वाला टाइम क्या होगा, जो आने वाले टाइम में जो लड़ाइयां होंगी वो पूरी की पूरी क्या है? चिप बेस्ड होंगी, सेमीकंडक्टर होगा, एआई होगा, और उसमें सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं, सेमीकंडक्टर के लिए, एआई की चिप बनाने के लिए, सबके लिए क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत होगी, रेयर अर्थ मेटल वगैरह की। तो वो सब उन पे सबसे ज्यादा होल्ड क्या है? 50% तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके जो स्टॉक है वही चाइना में। इसलिए बहुत जरूरी है कि सप्लाई चेन को मेंटेन रखना। इस सब के लिए पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के तहत एक इंडस्ट्रियल हब बनेगा, ये इतना जरूरी नहीं। लुजोन फिलीपींस में इंडिया ने ज्वाइन किया था। कब? तो इंडिया में अभी एआई इंपैक्ट समिट हुआ था तो इंडिया ने भी पैक्स सिलिका समिट ज्वाइन किया था। तो इसमें 3 चीज इंपॉर्टेंट होगी। क्या? किसका इनिशिएटिव है? यूएसए का। कितने देश हो गए? फिलीपींस समेत 13 देश हो गए। पूछ रहे कौन? इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? तो एआई इंडिया इंपैक्ट समिट हुआ था तब ज्वाइन किया था। स्काई ट्रैक्स ने क्या निकाली है? वर्ल्ड एयरपोर्ट की रैंकिंग निकाली है। इसके द्वारा स्काई ट्रैक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पैसेंजर सेफ्टी के सेटिस्फेक्शन के बेस पे सर्वे होता है, हाइजीन का, मेंटेनेंस का, क्लीनलीनेस का। तो इसमें ध्यान रखना, नंबर 1 है टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। नंबर 1 पे कौन सा है? टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट वर्ल्ड का क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है। अब हम कुछ एक एक करके ऑपरेशंस देखेंगे, फिर देखेंगे को किसके लिए चालू हुए थे। तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व, ये क्या हुआ था? जो वेनेजुला के प्रेसिडेंट थे मदुरो, उनको जब यूएसए ने गिरफ्तार किया था, जो उनके डेल्टा फोर्स को भेज के जो उठाया था उनको, तो उस जो ऑपरेशन था उसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजोल्व। किसके लिए कंडक्ट किया गया था? अरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मदुरो ऑफ वेनेजुला ने उठा के लाए थे ने, आपको ने देखा होगा, फोटो आई थी, उनको चेहरा ढक रखा था और लेके आए थे। अब ऑपरेशन एपिक्योर की बजाय एपिक फ्यूरी नाम है। ये किसके द्वारा किया गया था? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। जिससे कि क्या हो सके, अभी हम देख रहे थे दोनों की लड़ाई भी हो रही थी, तो उसमें क्या था कि ईरान को स्ट्रेटेजिकली उसके जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म किया जा सके, साथ ही साथ जो उनके इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको नष्ट किया जा सके। रिजल्ट क्या रहा वो तो अलग बात। अब ऑपरेशन लायंस रोर, इसी का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का पार्ट था, इजराइल के द्वारा। किसके अगेंस्ट? ईरान के अगेंस्ट। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और लायंस रोर किसने? इजराइल ने जो स्टार्ट किया था ईरान के खिलाफ, उसका तो लायंस रोर नाम था। एपिक फ्यूरी जो यूएसए ने ईरान के खिलाफ किया था। 28 फरवरी को अभी हुए थे, जो नए लेटेस्ट थे उसमें कब हुए थे? 28 फरवरी से स्टार्ट हुए थे। इनके जो काउंटर में था, जो ईरान ने शुरू किया था, वो था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। और ईरान ने क्या? ईरान ने दिखाया करके कि ट्रू प्रॉमिस, उन्होंने दोनों को, इजराइल और यूएसए दोनों घुटनों पे आ रखे हैं। अभी दोनों चाहते हैं कि पीस डील हो जाए। अब दोनों कोई भी लड़ाई नहीं चाह रहा, ना तो एपिक कोई फ्यूरी चाह रहा, ना लायन को रोर चाह रहा, क्योंकि ट्रू प्रॉमिस उनको मिल चुकी है। ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स रिपोर्ट है 2026 की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो नया जो हमारा जो सेमीकंडक्टर बेस्ड, जो एआई के, जो चिप बेस्ड जो वर्ल्ड है, उसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने रिलीज किए? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ने। अभी आ जाएगी ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको जारी करता है। पहले नंबर पे कौन है? तो चाइना अभी भी कंटिन्यू करता है। लार्जेस्ट रिजर्व है चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल के। कुल कितने हैं? 49% है। लगभग 4.4 करोड़ टन जो टोटल ग्लोबल रिजर्व्स हैं उसके 49% किसके पास हैं? अकेले चाइना के पास। तो ये मान लो कि 2.2 करोड़ टन अकेले चाइना के पास रिजर्व। उसके बाद कौन है? चाइना के बाद ब्रिक्स का ही दूसरा मेंबर कौन? ब्राजील। और फिर ब्रिक्स का तीसरा मेंबर इंडिया। इंडिया कितना होल्ड करता है? 8%। तो आ जाएगी ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स रिपोर्ट में नंबर 1 रैंकिंग किसकी है? तो अपने को सबको पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे पूरा होल्ड किसका? चाइना का। तो नंबर 1 चाइना है।
इंडिया ध्यान रखना कौन से पे है, नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नेशनल न्यूज। आपके अभी क्या हुए थे, 7 राघव चड्ढा समेत 7 क्या हुए थे, राज्यसभा के जो सांसद थे वो बागी हो गए थे और उन्होंने क्या ज्वाइन किए, बीजेपी ज्वाइन किए। तो अब इसमें कौन सा प्रोविजन है, तो 10th शेड्यूल में किस चीज से रिलेट करता है, एंटी डिफेक्शन से जो रिलेटेड जो हमारा जो प्रोविजंस है उनसे जो हमारा 10th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। हमारे शुरुआत में थे 8 ही शेड्यूल थे, तो 10वां शेड्यूल किससे जोड़ा गया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये इसमें किस चीज से बचाव के लिए 10th शेड्यूल, कि भाई पार्टी टूट के ऐसे ही लोग जो भाग्य नहीं हो जाएं, इस चीज के लिए लाए थे। पर इसमें एक प्रोविजन क्या है कि अगर 2/3 मेजोरिटी किसी भी जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव पार्टी के मर्ज हो जाएं दूसरे में, तो उनको किससे एग्जम्प्ट करता है, डिस्क्वालिफिकेशन से। कुछ अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं और बातें भी कर रहे हैं, अपन उस पर नहीं जाएंगे। अपने को सिर्फ जो 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है वो 2/3 है। किसकी परमिशन जरूरी है, कौन करता है इसके फाइनल डिसाइड, तो चेयरमैन या स्पीकर ऑफ द हाउस हैं, वो इसका फाइनल डिसीजन मेकर हैं। पहले क्या था, ये 1/3 का रूल था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हो गया, ये रूल 1/3 से 2/3 मेंबर्स का हो गया। तो ये तीनों चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एंटी डिफेक्शन किसमें है, 10th शेड्यूल में। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1985 में लाया गया था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2/3 का प्रोविजन है ये जोड़ा गया था। और जो अल्टीमेट डिसाइडिंग अथॉरिटी वो क्या है, चेयरमैन और स्पीकर ऑफ द हाउस। लेकिन उसका डिसीजन कहां पे चैलेंज हो सकता है, उसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, पहले नहीं हो सकता था। अब इंडिया का 99वां रामसर साइट। रामसर क्या था, ईरान का रामसर शहर है। वहां पे 1971 में क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था। किस चीज से रिलेटेड, वेटलैंड से रिलेटेड रामसर कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड से रिलेटेड ये कन्वेंशन हुआ था। ये कब हुआ था, इसकी अगर डेट देखें तो है 2 फरवरी 1971 को। अभी 2 फरवरी क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे कब बनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब इंडिया में आए तो कितनी साइट हो गई, 99 साइट हो गई। अब ये जो शेखा झील है ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्या पूछेंगे कि शेखा झील, कि शेखा झील कहाँ है, तो ये कहाँ है, अलीगढ़ यूपी में। भाई ये आएगा कि ये जो साइट है, ये झील है, ये कहाँ पे है, ये झील है अलीगढ़ यूपी में। ये कौन सी है, यूपी की 12वें नंबर की रामसर साइट है। यूपी की 12वें नंबर की रामसर साइट है। टोटल रामसर साइट अगर इंडिया में पूछे तो कितनी होगी, 99 होगी। जो पुरानी रामसर साइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रामसर साइट्स हैं, अपने काफी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इससे पहले 2 और जोड़ी गई थी जनवरी में। कौन सी जोड़ी गई थी, एक तो है चरीडांड। चरीडांड ये कहाँ पे है, गुजरात में। ऐसे सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये कहाँ पे है, चरीडांड कहाँ पे है, गुजरात में। और पटना बर्ड सेंचुरी, ध्यान रखना पटना बर्ड सेंचुरी नाम आएगा। और आप क्या टिक कर क्या होगे, आप टिक कर क्या होगे, बिहार, क्योंकि पटना बिहार यही है ना। पर नहीं, ये इटावा यूपी में है। क्या है, पटना जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ है, इटावा यूपी में है पटना बर्ड सेंचुरी। इंडिया का पहला पेट्रोगल्फ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में। इतना ध्यान रखना कि अगर याद है इंडिया का पहला पेट्रोगल्फ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे है, तो वो है लद्दाख में। लोकेशन इसकी कहाँ पे है, लद्दाख में। किसके किनारे, बैंक ऑफ इंडस रिवर के किनारे, लेह लद्दाख में ये है। अब पेट्रोगल्फ्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये क्या है कि पुराने टाइम में क्या होता था, अपन आज भी करते हैं, जैसे जो हमारे किले विले होते हैं तो उन पे क्या होता है, जो चूने से बने हुए उन पे हम पत्थर से उकेरते हैं ना। तो ऐसे ही पुराने टाइम में, जैसे ये आपके इमेज में दिख रहा है, ये पत्थर था। इस पे क्या हुआ है कि दूसरे जो पन्ने पत्थर है उससे उकेर के कुछ इमेज बनाई जाती हैं। तो ये आज 10-20 हजार BC पहले इनिशियल जो पेंटिंग्स अपन कह सकते हैं जो आई थी। भीमबेटका वगैरह में क्या था, हम नेचुरल कलर यूज कर रहे थे। इसमें सिर्फ क्या है, हम दूसरे पत्थर से पेन से उकेर के जो ड्राइंग बना रहे थे वो क्या कहलाती हैं, पेट्रोगल्फ्स कहलाती है। तो ये पहला पेट्रोगल्फ्स का कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे बना है, लद्दाख में। ये क्या है, एंशिएंट इमेज है। कैसे क्रिएट की जाते हैं, कार्विंग और इंसाइजिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रॉक फेसेस। ये रॉक है, इसको भाई कार्व करके, इसको कट करके, ऐसे करके क्या बनाई जाती हैं, ये पिक्चर्स बनाई जाती हैं। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये 10-20 हजार साल पहले की हिस्ट्री, क्योंकि जो क्या अपन किस चीज का चित्र उकेरते हैं, जो उस टाइम की सोसाइटी में जो देख रहा होगा, जो जानवर देख रहा होगा, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस, जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो कल्चरल एवोल्यूशन है
उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उसका काम करता है। तो लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे लगभग 400 पेट्रोगल्फ साइट्स हैं, किसके? इंडस और जो जंस्कार रिवर्स हैं उनके बैंक पे। कर्नाटका ने क्या ज्वाइन किया है? प्रोजेक्ट चित्ता। तो प्रोजेक्ट चित्ता हमने कब स्टार्ट किया था? प्रोजेक्ट चित्ता हमने स्टार्ट किया था 2022 में, जब हम क्या लाए थे? लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। कहां से? नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि चित्ता इंडिया में खत्म हो चुका, एक्सटेंट हो चुका, तो हम वापस से चित्ता को रीइंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो इसके लिए क्या? कुन्नो नेशनल पार्क कहां का? एमपी का सेलेक्ट किया गया। देखो बहुत ज्यादा शुरुआत में लाए तो चित्ता सब मर भी गए थे, बहुत सरकार बहुत पैसा भी खर्च कर रही है, लेकिन अब बड़ी न्यूज क्या है कि जो इंडिया से लाए हुए हैं वो 19 नए चित्ता जन्म लेके अडल्ट वयस्क बन सकेंगे 2022 से। तो टोटल 36 चित्ता हो गए वापिस से, जिसमें से 19 कौन से हैं? जो इंडिया में बोर्न है। तो इसलिए बहुत अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। और जो चित्ता का, तो अब प्रोजेक्ट चित्ता को किसने और किया है? क्योंकि कर्नाटका को लगता है कि जो मतलब उनकी जो लोकेशंस हैं तो चित्ता को रिवाइव करने के लिए, तो कुन्नो के बाद इनको शिफ्ट भी करना है, तो कर्नाटका ने भी ज्वाइन किया, जिससे वो प्रोजेक्ट चित्ता को में वो भी आगे कर सकें। नीति आयोग पब्लिश की है 2 रिपोर्ट। अभी आता है कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो उसमें ध्यान रखना, एक तो ईज ऑफ डूइंग R&D इन इंडिया, ये कौन करता है? नीति आयोग करता है। और दूसरी रिपोर्ट क्या है? सर्वे रिपोर्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। तो रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो तो वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। इंडिया का एक्सपेंडिचर कितना है? 0.64%, काफी कम है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो रिसर्च में आगे हैं, वो लगभग 10% तक जीडीपी के अपना किस पे पैसा खर्च करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। अपन सिर्फ कितना करें? इसलिए तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वीक है, हम इनोवेशन में बहुत पीछे रह रहे हैं। अभी जो नया एआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, पूरा पूरा एआई के भी जो पूरा जो बिजनेस है, उसमें हम साउथ कोरिया, जापान, इनसे भी बहुत पीछे रह जा रहे हैं। उसका मेजर कारण क्या है? क्योंकि R&D में हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अब है ग्लोबल मीथेन हॉटस्पॉट की UCLA की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया UCLA ने क्या निकाली है? ग्लोबल मीथेन हॉटस्पॉट्स की रैंक निकाली है। अब उसमें 4th रैंक पे क्या है? हमारा जवाहर नगर आया है। कहाँ का? हैदराबाद सिकंदराबाद एरिया है। हैदराबाद सिकंदराबाद क्या है? जॉइंट सिटीज हैं। तो हैदराबाद का जवाहर नगर एरिया आया है, उसमें क्या है? मीथेन रैंकिंग में 4th पे है। और 12th रैंकिंग पे कौन आया? मुंबई का कंजुरमार्ग एरिया जो आया है वो आया है 12th नंबर पे। तो जो इंडिया से अगर आ जाए कि मीथेन हॉटस्पॉट्स में नाम वाले सुपर एमिटर्स कौन कौन से हैं, तो हैदराबाद और मुंबई। टॉप पे किसने किया है? तो टॉप किया है अर्जेंटीना के कैंपो डी मेयो ने। मीथेन जनरली किससे आते हैं? ये क्या होता है कि जो अपन डिस्पोजल साइट्स हैं, या फिर अपन क्या जैसे खेती करते हैं, किसकी? मेनली जो अपन राइस कल्टीवेशन करते हैं उसमें मीथेन रिलीज होता है। पर हॉटस्पॉट के लिए क्या होता है कि जहां पे जो डंपिंग ग्राउंड्स होते हैं बड़े शहर के, जैसे मुंबई का डंपिंग ग्राउंड हो गया यहाँ पे, और ये है क्या? हैदराबाद सिकंदराबाद का कहाँ है? जवाहरनगर में जो लैंडफिल है। तो ये जो लैंडफिल होती है, ये क्या है? लैंडफिल है दोनों के दोनों। देखो तो जो लैंडफिल्स होते हैं उसमें से मीथेन रिलीज होता है। तो ये सबसे ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 का है। ये क्या करेगा? अमरावती है उसको सोल कैपिटल, क्योंकि 2014 में क्या हुए थे? अलग हुए थे दोनों के दोनों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो हैदराबाद को क्या 2024 तक दोनों की कॉमन कैपिटल रखी थी। फिर पिछली गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? 3 कैपिटल चाह रही थी। कौन सी? वाइजैग, अमरावती और कुर्नूल, 3 कैपिटल चाह रही थी अलग अलग चीज के लिए। तो अब जो नई सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया और क्या चाहती हो? अमरावती एज ए सोल कैपिटल ऑफ स्टेट। क्यों? क्योंकि नई कैपिटल अमरावती डेवलप इसलिए की थी जिससे कि हैदराबाद को 10 साल बाद हटा के अमरावती से रिप्लेस किया जा सके। कंकरिया क्या बनाया? कांकरिया बनाया इंडिया का फर्स्ट वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो। किसका? कहां पे है ये? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में है। किस लिए बनाया? ये वाटर न्यूट्रल रेलवे कोचिंग डिपो बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रीटिंग वाटर को ट्रीट करके इस डिपो पे और रीयूज करने का वेस्ट वाटर को प्लांट इतना अच्छे से लगा हुआ है कि ये बन गया इंडिया का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो बनाया। तो आ जाए कि वाटर न्यूट्रल पहला कोचिंग डिपो, तो अहमदाबाद गुजरात का कांकरिया बना है। अब दिव्य भारत, ए विंडो टू सोल ऑफ इंडिया, ये किसने लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च की है नीति आयोग ने। अभी आ जाए कि
क्या है ये? इंडिया के कल्चर और उसकी स्पिरिचुअल हेरिटेज को स्ट्रेंथन करने और टूरिज्म इकोसिस्टम के लिए एक बुक टाइप का लॉन्च किया है। ये किसने किया है? ये किया है नीति आयोग ने। पुनात सांगछू 2 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो ये आएगा कि ये किस कहां पे है? भूटान में। नाम से पता चल जाएगा जब आप पुनात सांगछू, और आप दूसरा सिर्फ एक से कंफ्यूज हो सकते हो वहां पर, अगर नेपाल आए या फिर सिक्किम में आप कंफ्यूज हो जाओ, नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है अपने, तो ध्यान रखना ये कहां पे? भूटान पे। कितने 2026 में 7 साल से इसका काम रुका हुआ था, वापस से शुरू किया है। ये किस रिवर पे है? तो सेम नाम की पुनात सांगछू रिवर है जिसपे ये है। इंडिया और जो भूटान गवर्नमेंट है इनके बीच का इंटर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट है। वनतारा ग्लोबल यूनिवर्सिटी। वनतारा आप इतनी ज्यादा यूज में रहती है, हमारे जो ये अंबानी जी के बेटे हैं इनका ये प्रोजेक्ट है। ये शुरुआत में किस लिए न्यूज में रहा था? यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जगह से जो एनिमल्स लाए जा रहे हैं, तो एक जो हथनी को लेके गए थे तो उसके लिए बहुत ज्यादा हमारा इसकी सुप्रीम कोर्ट भी आया था, लेकिन देखो कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपको भी पता है। तो ये क्या हुआ है? इनका वनतारा है, ये एक फॉरेस्ट मान लो या फिर कंजर्वेशन रिजर्व मान लो, जो पर्सनल बनाया हुआ है किसका? मुकेश, जो रिलायंस फाउंडेशन है उसके द्वारा। अब इसमें क्या हो रही है? अनंत अंबानी इसके डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। तो ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं यहाँ पे, जो किस चीज के लिए डेडिकेटेड होगी? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वेटरनरी साइंस के लिए। इंट्रासिटी ड्रोन डिलीवरी। फेडेक्स और आईआईटी मद्रास मिलकर देश में पहली इंट्रासिटी क्या करेंगे? इंट्रासिटी मतलब उस सिटी के अंदर क्या ड्रोन से डिलीवर करेंगे। तो कहां पे हो रहा है ये? इसके ट्रायल चल रहे हैं फेडेक्स के साथ मिलकर। कहां पे? बेंगलुरु में, ड्रोन से डिलीवरी के। देखो अमेरिका वगैरह में वहां पे काफी अमेजन वगैरह मिलकर काफी जो सामान और ड्रोन से डिलीवर कर रहे हैं, तो अभी फेडेक्स और आईआईटी मद्रास मिलकर बेंगलुरु में इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को किस चीज का दर्जा दे दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। किसको? एनसीईआरटी को, उसके फाउंडेशन डे पे। एआई और कोडिंग इन स्कूल। तो सीबीएसई की जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके थ्रू क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को क्या सिखाई जाएगी? एआई से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और कोडिंग सिखाई जाएगी बेसिक। कब से? 2026-27 का जो नया सेशन आ रहा है इससे। छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? ड्राफ्ट कमेटी बनाई। किसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। कमेटी को कौन ऐड कर रहा है? तो जज कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे रंजन प्रकाश देसाई, जिसने इन्होंने किसको ऐड किया था? तो यूसीसी का ड्राफ्ट प्रोसेस था। कहां पे? उत्तराखंड में। असलियत में है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल जो 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डीपीएसपी में क्या था? हम चाहते थे कि पर्सनल लॉज की बजाय क्या हो, जो सिविल मैटर्स हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिविल मैटर्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो सारे धर्म पे समान रूप से लागू। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसमें क्या सिंप्लीफाई करेंगे? सारे पर्सनल लॉज को यूनिफाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन वगैरह के जो सिविल मैटर्स हैं सारे के सारे, वो रिलीजन और जो जेंडर हैं वो इक्वालिटी के साथ सबके लिए सिंपल सेम तरीके से लागू होंगे। सबसे पहले किस में लागू हुआ था? उत्तराखंड में। गुजरात दूसरा स्टेट बना था जिसमें बिल पारित हो चुका, और छत्तीसगढ़ अब तीसरा स्टेट बनने वाला है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण। अब ये ध्यान रखना कि किसकी क्या है, यशोदा और कृष्ण क्या है, जो अभी न्यूज में थी। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, बहुत बड़े पेंटर हैं। क्यों? इसने 167 करोड़ रुपए में बिकी है। इंडिया की अब तक की हाईएस्ट बिकने रुपए में बिकने वाली पेंटिंग हो गई है। अगर ये आ जाए तो कौन सी है? यशोदा और कृष्ण। कौन है इसके चित्रकार? तो राजा रवि वर्मा है। कैसी पेंटिंग है? ऑयल पेंटिंग है। ठीक है, देखो पेंटिंग काफी महंगी बिक। खरीदार कौन है? तो साइरस पुनेवाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जिस कोरोना के टाइम में आपने जिसका नाम सुना होगा, वो इसके खरीदने वाला है। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025 में इंडिया 6ठे पोजीशन पे चला गया। जो नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स हैं आप देख सकते हो, इंडिया किस पे? 4.15 से किस पे चला गया? 6ठे नंबर पे चला गया। पहले इंडिया कौन से नंबर पे था? 4th नंबर पे था, जापान और यूनाइटेड किंगडम से ऊपर। तो इसके दो सबसे बड़े मेजर कारण, एक तो क्या है कि हमारा जो जीडीपी का ग्रोथ इन देशों की बजाय स्लो डाउन नहीं हुआ, पर क्या हुआ? जो हमारा रूपी है वो स्लाइड कर गया बहुत ज्यादा। तो अगर रूपी स्लाइड करेगा
तो ये किस में होती है, डॉलर में नापी जाती है। तो डॉलर वैल्यूज में हमारा जो जीडीपी है उसकी नॉमिनल वैल्यू गिर के कितनी रहेगी, 4.15। हमारे जो शुरुआत में सरकार आई थी तो क्या था, 2022 तक इसी का तो टारगेट था, क्या था, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। कब तक था, 2022 तक। अभी क्या है, अभी ये हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है। अभी हम कितने पे हैं, 4.15 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी है। पहले हम क्या थे, चौथे नंबर पे थे, लेकिन 2 नंबर, क्योंकि अभी हमारा जो रुपी है उसकी काफी वैल्यू गिर गई, इस वजह से हमारी जीडीपी की जो डॉलर टर्म्स में वैल्यू गिर गई। इंडिया का पहला चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगा है, धोलेरा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। कहां पे धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये है गुजरात में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन करके फर्स्ट चिप फैब्रिकेशन प्लांट कहां पे लगाया, धोलेरा गुजरात में। किसने लगाया ये, तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, टाटा कंपनी का जो एक सब्सिडरी है, इसने लगाया। अब टाटा कंपनी ही देश का पहला रीवा में क्या बनने जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर प्लांट। साथ ही साथ अडानी भी इस पे काम कर रहा है। अडानी जो न्यूक्लियर पावर लिमिटेड बन गई है, तो अडानी भी प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है। तो अभी तक क्या था, जो न्यूक्लियर पावर सेगमेंट था वो क्या था, प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद था, लेकिन अब क्या अलाउ कर दिया, तो प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है उस सेक्टर में घुस सकते हैं। क्योंकि पावर का जो सेक्टर है, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्टर है, इसमें जो अब काफी हद तक जो प्राइवेट कंपनियां बहुत ज्यादा स्टेक होता जा रहा है उनका, तो अब उनको अलाउ किसमें भी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी। देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा कितना हो सकता है, कितना नहीं, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अभी कभी आगे हम जो और लेक्चर लेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। देश की पहली 3D सेमीकंडक्टर, इंडिया की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट कहां पे बनी है, उड़ीसा में बनी है। अब क्या है, इंडिया 3rd प्लेस पे आ गया ग्लोबली, किसमें, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। अब ये रिपोर्ट कौन करता है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जारी करती है। आप वहां पे IREN नाम देखोगे तो आप समझ जाओगे कौन जारी करती है। इंडिया ने अगर ये आ जाए कि कितनी गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी है, तो 2025-26 में हमने जोड़ी है 55.3 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ी है। अब हम कहाँ पे आ गए, 3rd नंबर पे, 250 गीगावाट होगी। लेकिन यहाँ चाइना देखो कितना है, 2258। तो इतना, इससे ज्यादा पोटेंशियल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास सोलर और जो विंड का पोटेंशियल है वो चाइना से ज्यादा है। इसलिए अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम यहां तक इससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास 250 हो गए, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत है। दिक्कत क्या हो रही है, जो हमारे सोलर के लिए जो हमारे जो पैनल्स आते हैं वो कहां से, हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो वीक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा हिंड्रेंस बन रहा है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो हमारा अगर डिपेंडेंस दूसरे देशों पे नहीं हो, तो हम भी बहुत तेजी से इसमें फर्स्ट नहीं तो अभी सेकंड तो जल्दी पहुंच सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। इसरो का नया मिशन है मित्रा, कहां पे, लद्दाख में। इसमें क्या कर रहे हैं, मित्रा के फुल फॉर्म क्या है, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिलायबिलिटी असेसमेंट। ये किस चीज के लिए हो रहा है सारा का सारा, ये हमारा जो गगनयान मिशन होगा उस चीज के लिए हम अलग अलग मिशन ला रहे हैं। तो लद्दाख में हमने क्या कर रखा है, इसके लिए लद्दाख में हमने हमारी जो टेस्टिंग साइट बना रखी है, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा जो लेटेस्ट मिशन हुआ है उसका क्या नाम है, मित्रा। इसमें क्या कर रहे हैं कि कैसे हमारे जो ऑपरेट करेंगे, हम जो मैपिंग कर रहे हैं, कि जो रिलायबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं जो अलग अलग होगा, तो ये क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी और टीम वर्क किनका, जो गगन यात्री जो जाएंगे एक्सट्रीम स्पेस कंडीशन, जैसे कि लो ऑक्सीजन वगैरह में, वो कैसे काम कर पाएंगे क्या नहीं। तो इसके लिए हमने तसोकर वैली में होप नाम से एक हैबिटेट बना रखा है, लिविंग लैब बना रखे हैं, जहाँ पे गगनयान जो हमारा मिशन है, जो गगन यात्री जाएंगे उनको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। किसका है ये, जॉइंट मिशन है, किसका, इसरो का और IAF इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट मिशन है। कौन कौन से जो गगन यात्री अभी हमने किए हैं, शुभांशु शुक्ला है, प्रशांत बालकृष्णन है, अजीत कृष्णन है और अंगद प्रताप है। ये क्या है, ये 4 गगन यात्री है जो अभी हमने डिसाइड किया। तो इन चारों की क्या हो रही है, अलग अलग जो डिफिकल्टीज आएंगे जो उनके स्पेस फ्लाइट में, उनके लिए इनकी हो रही है ट्रेनिंग। अब क्या है, स्पेस के लिए हमने बनाया है वेंचर कैपिटल फंड। किसके लिए बनाया है, स्पेस के लिए। कितना, 1000 करोड़ का। कौन मेंटेन करेगा इसको, सिडबी करेगा इस वेंचर कैपिटल को। क्या, सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड।
ये किसको करेगी, 1000 करोड़ का। ये इसमें क्या करेंगे, इन स्पेस के साथ मिलके, जो हमारा गवर्नमेंट का जो स्पेस के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ मिलके जो प्राइवेट और जो फर्म्स आ रहे हैं उनको स्पेस सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा आ सकें, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मोटिवेट कर सकें, इसके लिए स्पेस का वेंचर कैपिटल फंड है। अब हमारा क्या है, आईएनएस अरिधमन क्या है, पनडुब्बी जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये क्या है, इंडिजीनियस है। सबसे पहली बात तो तीसरी है अरियंत और अरिघात के बाद तीसरी इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। तो बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की कैपेसिटी है इसके पास, और क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड है। तो न्यूक्लियर पावर्ड से क्या रहेगा, ये पानी के नीचे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रह सकती है, स्टील रहेगी। पनडुब्बी क्या है, पानी के नीचे रहेगी, तो क्या होगा, अगर न्यूक्लियर है तो बहुत लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकेगी। तो उससे क्या होगा कि जो दूसरे देश हैं, जो दूसरे देशों के जो हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो नेवल कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। स्टील तो बिना पता लगे कहीं भी जा सकती है और अटैक कर सकती है। पहली कौन सी थी, आईएनएस अरिहंत थी, दूसरी क्या थी, आईएनएस अरिघात थी, और अभी जो तीसरी पनडुब्बी बनी है, जो इन दोनों का एडवांस वर्जन आया है, ये तो तीसरा है, एडवांस वर्जन है इनका, ये बनी है अब आईएनएस अरिधमन हमारी। आर्टेमिस 2, तो अगर आ जाएगा आर्टेमिस 2 किसका मिशन है, तो नासा का मिशन है। कैसा मिशन था ये, किसके द्वारा हुआ, तो ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू था। क्या था, 10 दिन का ल्यूनर फ्लाई बाय मिशन था। फ्लाई बाय क्या है, तो ये हमारा अर्थ है, ये मून है। तो वैसे तो क्या होगा, अगर लूनर मिशन होगा तो अर्थ मून पे जाके, ये क्या है, फ्लाई बाय। तो इसमें क्या करेंगे, मून के चक्कर लगा के और वापस अर्थ पे आने का मिशन था, तो फ्लाई बाय। इसमें क्या लैंडिंग का वो नहीं था, मिशन नहीं था। आर्टेमिस 2 किस चीज का, सिर्फ फ्लाई बाय मिशन है, मतलब इसमें इनके चारों तरफ घूम के और वापस अर्थ पे आना था। कितने थे, 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे। तो आर्टेमिस 2 आ जाए कि आर्टेमिस 2 किसका मिशन है, नासा का मिशन है। स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज हुआ था, ओरियन स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ था, और किस टाइप का मिशन है, तो ये था फ्लाई बाय मिशन था। तैमूर मिसाइल, अब आ जाएगी तैमूर मिसाइल किसकी है, तो पाकिस्तान की है। एयर टू लैंड या एयर टू वाटर क्या है, मिसाइल है। अब ये क्या होगा, एयर टू वाटर क्या होती है, तो एयर का मतलब है कि ये उनके स्पेसक्राफ्ट के साथ अटैच होगी और स्पेसक्राफ्ट से फायर की जाएगी। तो अपने दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे जनरली एग्जाम में पाकिस्तान से रिलेटेड आते नहीं। तो क्या है, तैमूर मिसाइल किसकी है, पाकिस्तान की। क्या है, एयर टू सरफेस या एयर टू वाटर। अमरावती में 2 नए क्या बनेंगे, क्वांटम सिस्टम बन रहे हैं। कहां पे बन रहे हैं, अगर आ जाए तो क्या बन रहे हैं, क्वांटम सिस्टम बन रहे हैं। वर्ल्ड क्वांटम डे कब आता है, इससे एक इंपॉर्टेंट, तो 14 अप्रैल को क्या आता है, वर्ल्ड क्वांटम डे। आगे आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग का भविष्य है, जो हमारा जो चल रहा है अभी का जो उसमें, तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए इंडिया इसमें पीछे नहीं रह जाए, इसके लिए इंडिया ने क्या चलाया था, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत क्या बनी थी, अमरावती में बनी थी क्वांटम वैली। ये किसका हिस्सा है, नेशनल क्वांटम मिशन का, अमरावती में क्वांटम वैली। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स पे टेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, उनको क्या करते हैं, -273 के पास के जो अल्ट्रा लो टेम्परेचर्स हैं, इन पे जो इनके हार्डवेयर है, इसकी क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम एक एक करके मिलिट्री एक्सरसाइजेज देखते हैं अलग अलग। तो सबसे पहली मिलिट्री एक्सरसाइजेज क्या है, साइक्लोन 4। क्या है, साइक्लोन 4, क्या 4th नंबर की है। साइक्लोन अगर आ जाए कि किसके साथ मिलिट्री वो है, तो ये है ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस की है। किसकी, स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। किसकी, इंडिया और इजिप्शियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है। कहाँ पे हुई थी, तो ये अंसास इजिप्ट में हुई थी, अंसास इजिप्ट में हुई थी। दूसरी क्या है, दस्तलिक, दुस्तलिक है ये किसके बीच की है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसकी, इंडिया और उज्बेकिस्तान की। ये हुई थी नामगन उज्बेकिस्तान में, नामांगन उज्बेकिस्तान में। अब ऑपरेशन हिमसेतु। ऑपरेशन हिमसेतु जैसे अलग अलग हमने एपिक फ्यूरी पढ़ा था, हमने ऑपरेशन लॉयन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पढ़ा था, ऐसे ऑपरेशन हिमसेतु आ जाती है किसके लिए, ये क्या था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था इंडियन आर्मी और कॉप्स और जो बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, इनने मिलके। नॉर्थ सिक्किम में अभी लैंडस्लाइड हो गई थी, तो उसमें काफ़ी टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको निकालने के लिए चलाया था ऑपरेशन हिमसेतु। अब है ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्ज। ये क्या था कि जो गोल्ड स्मगलिंग है उसके अगेंस्ट ऑपरेशन चलाया था। जो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है मुंबई में बेस्ड, उसने इस सिंडिकेट को, कोई नारोबी बेस्ड सिंडिकेट था, उसको तोड़ने के लिए ऑपरेशन दहाबू ब्लिट्ज चलाया था। अब है इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। तो एस्केल ए सेते, एस्केल ए सेते किसका है, यह है फ्रांस का मेजर मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल है।
कहाँ पे है, फ्रांस कराता है। तो इंडिया ने किसको भेजा था, INS सुदर्शनी। तो ये ध्यान रखना, अगर आ जाए एसकेल एसएतएम 2026 कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में। इंडिया से किसने पार्टिसिपेट किया था, तो INS सुदर्शनी ने पार्टिसिपेट किया था। अब पर्सन या बुक इन न्यूज। अब है सावित्री निरंजन ज्योति। ये क्या है, पर्सन इन न्यूज में है सावित्री निरंजन ज्योति। ध्यान रखना, इनको क्या बनाया गया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की नई चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। सावित्री निरंजन ज्योति क्या है, नेशनल NCBC जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसकी जो नई चेयरपर्सन है उसको बनाया गया है, सावित्री ज्योति को। जैसे किरण उमेश महाले, इनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो NCBC इसमें क्या मेंबर बनाया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सावित्री निरंजन ज्योति। राज जाए तो ध्यान रखने, किरण उमेश महाले क्या बनाए, इनको मेंबर बनाया गया NCBC का ही। धीरज सेठ, इनको क्या बनाया गया, चार्ज इन्होंने लिया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने, धीरज सेठ। अशोक कुमार लहरी, ये इंपॉर्टेंट है, इनको क्या बनाया गया, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। कौन हुए, अशोक कुमार लहरी बने नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। तो सावित्री निरंजन ज्योति और अशोक कुमार लहरी। अब जस्टिस लीसा गिल, इनको ये बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। ये इसलिए न्यूज में होगी कि पहली वुमेन चीफ जस्टिस कहाँ की बनी है, आंध्र प्रदेश के। एज जस्टिस लीला जोशी किस वजह, लीसा गिल किस वजह से न्यूज में, तो ये बनी है पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश। हरिवंश नारायण सिंह, इनको कंटिन्यूअस तीसरी बार किसी क्या बनाया गया है, डिप्टी चेयरमैन। चेयरमैन तो कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का। तो डिप्टी चेयरमैन कौन बने हैं, हरिवंश नारायण सिंह। मेनका गुरुस्वामी, ये क्या बनी है, फर्स्ट ओपनली LGBTQ पार्लियामेंटेरियन बनी है। कौन सी पार्टी से, ये थी TMC तृणमूल कांग्रेस से। किसकी मेंबर बनी है, ये राज्यसभा की सांसद बनी है। अब हम बुक्स देखते हैं। पहली बुक क्या है, क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स। ये किसकी है, VP नागरथ की है। क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स। शेपिंग ह्यूमनॉइड सिटीज फ्रॉम क्लाइमेट रिस्क टू ड्रीम अपॉर्चुनिटीज, शालिनी की ये बुक है। टाइम्स भारत हिस्ट्री थ्रू मुस्लिम्स इन पार्लियामेंट, सुधा मूर्ति। देखो सुधा मूर्ति की बुक्स काफी न्यूज में रहती हैं, तो इस बुक का स्पेशल ध्यान रखना। अब क्योंकि ये ऐसा नाम है टाइड्स ऑफ टाइम कि आप एकदम से मिस कर दोगे कि सुधा मूर्ति की बुक हो सकती है या नहीं। तो टाइड्स ऑफ टाइम हिस्ट्री, भारत की हिस्ट्री किसके थ्रू, जो मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन है उनके थ्रू। अब है दिव्य भारत, ए ग्लिम्स ऑफ इंडिया सोल। ये किसने, नीति आयोग ने लॉन्च किया। क्या, दिव्य भारत, ए ग्लिम्स ऑफ इंडिया सोल। द डिविनिटी ऑफ वुमेन, गुलाब कोठारी। राजस्थान जो पत्रिका है, पत्रिका ग्रुप के हेड है गुलाब कोठारी, उनकी यह है द डिविनिटी ऑफ वुमेन। क्रिमिनल लॉ जजमेंट 2024-25 संजीव प्रकाश शर्मा की है। अब ये ध्यान रखना, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन किसकी है, कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इनको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज। किसके साथ, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी, उनके साथ कैलाश सत्यार्थी को क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज। इसलिए इनकी बुक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन ये हो जाती है इंपॉर्टेंट अपने लिए। एन एक्सीडेंटल लॉयर, ये किसकी है, के वेणुगोपाल और सुहासिनी सेन की बुक है द एक्सीडेंटल लॉयर। अनलाइकली पिलग्रिमेज, यह है संजय रावत की। जो उद्धव ठाकरे गुट है जो वहां पे शिवसेना का, उसके नेता है संजय रावत, उनकी बुक है अनलाइकली पिलग्रिमेज। ऑन अर्थ एज इट बीनीथ, इना पोला माया की बुक है। अब ये बहुत न्यूज में हो गया, क्यों, क्योंकि आएगा कि पहली इंडिया की वुमेन कौन बची जिन्होंने साइकिल किया एवरेस्ट के बेस कैंप तक, तो ये बनी है दिव्या सिंह। कौन सी, ये क्या किया है, सेकंड वुमेन बनी है ग्लोबली, लेकिन फर्स्ट बनी है, ये है गोरखपुर यूपी से हैं, टीचर हैं प्रोफेशन में, और ये साइकिलिंग करते हुए कहाँ पे पहुंचे हैं, एवरेस्ट के बेस कैंप तक। इन्फोसिस जो इंडियन ब्रांड है, इसने किसको बनाया अपने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, कार्लोस एल्करेज जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं, उनको बनाया है। वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस एल्करेज को बनाया है अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जोहन टर्नस क्या बनेंगे, नए CEO बनेंगे। टिम कुक अभी के बाद अब जो नए CEO बनने वाले एप्पल के, वो कौन बनने वाले, जोहन टर्नस। इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब था, 7 अप्रैल को। क्या था, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी थीम क्या है, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। ये ध्यान रखना, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, वर्ल्ड हेल्थ डे था।
ये इंपॉर्टेंस दिखाती है कि साइंस बेस्ड जो हेल्थ केयर डिसीजन है, ग्लोबल कोलैबोरेशन से जो स्ट्रेंथन करने से, कि जो पब्लिक में ट्रस्ट आए मेडिकल रिसर्च और हेल्थ सिस्टम्स के लिए, उस पर काम करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे का अपना थीम था। अब दूसरा क्या है, वर्ल्ड अर्थ डे। ये कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। इसका थीम क्या था? आवर पावर आवर प्लैनेट। अब नेशनल पंचायती राज डे कब है? 24 अप्रैल 2026। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल को क्या इनेक्ट हुआ था? जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशन से जो अमेंडमेंट से जो हमारा क्या बनी थी, पंचायती राज आए थे 1992 में, तो इंप्लीमेंट कब हुए थे? 24 अप्रैल को इनेक्ट हुए थे। अब ये बोटनिस्ट जो एस अलीम यूसुफ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनको किसका मिला है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है जो WWF है, उसके लिए नेशनल अवार्ड मिला है। किसको? बोटनिस्ट एस अलीम को। तो केरला बेस्ड बोटनिस्ट एस अलीम यूसुफ को किससे किया है? WWF का जो नेशनल अवार्ड है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का, WWF उसके नेशनल अवार्ड से क्यों दिया गया है? इन्होंने डेवलप किया है क्या है? एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन किया गया है, जिससे क्या कर सकते हैं? फोटो से, सिर्फ अपन फोटो खींचेंगे उस एरिया की, तो वहां पे जो प्लांट्स की जो फोटो आएगी, उससे जो इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज हैं उनके बारे में पता चल सकता है। जिससे क्या अपन नियोफाइट ID बनाएंगे, तो इन्वेजिव जो प्लांट स्पीशीज है उनको टैकल करने में इनका जो AI बेस्ड जो सिस्टम है, ये काफी हेल्प करेगा। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026, तो ये किसको मिला है? 37 वर्षों में पहली बार जो 6 के 6 प्राइज मिले गोल्डमैन जो एनवायरमेंटल प्राइज के, वो किसको मिला है? वुमेन को। इतना ध्यान रखना, देखो कोई इंडियन नहीं है तो हमारे ज्यादा न्यूज की चीज नहीं है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, फिर भी ध्यान रखना है ना कि 6 की 6 किसको मिला है? वुमेन को मिला है। एशिया से किसको मिला है? तो चाई योंग किम कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की, उनको मिला है। डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन रिपोर्ट। तो किसके? हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके कौन जनक है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। तो जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने किस चीज में किया है? क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इसके और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसके लिए क्या किया? इसके लिए इनको अवार्ड मिला है डॉक्टर CH श्रीनिवासन को, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। कैलाश सत्यार्थी, अभी हमने इनकी बुक देखी थी करुणा, तो उनको क्या मिला है? रिसीव किया है 5th लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 का। क्या ये करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है इनका चाइल्ड राइट्स, इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वगैरह में जो इन्होंने सर्विस की ह्यूमैनिटी के लिए, इनको क्या रिकॉग्नाइज करता है। इसी चीज के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज। अब लोरिया वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, वैसे लोरिया जो स्पोर्ट्स अवार्ड है, वन ऑफ द जो मोस्ट फेमस अवार्ड है वो है, पर ये ज्यादातर किसको मिलते हैं? ज्यादातर टेनिस प्लेयर्स को ही मिलते हैं। तो इसमें अगर आ जाए तो ये किसको मिला था? ये कार्लोस अल्कारेज। क्यों? वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं मेंस के, कार्लोस अल्कारेज इनको मिला था। और वुमेन के लिए किसको मिला था? आर्याना सबलेंका को, टेनिस की प्लेयर हैं ये भी। विजडन क्रिकेटर्स का आल्मनैक अवार्ड 2026, तो विजडन क्या करते हैं? रिलीज करती है अपने प्लेयर। तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, मैन में कौन सा लीडिंग क्रिकेटर? मिचेल स्टार्क को मिला है। वुमेन में किसको मिला है? दीप्ति शर्मा, जो इंडिया के ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर एंड बैट्समैन है, दीप्ति शर्मा, इनको मिला है वुमेन के लिए। और जो लीडिंग T20 क्रिकेटर है वर्ल्ड के, उसके लिए किसको मिला है? अभिषेक शर्मा। वर्ल्ड नंबर 1 है T20 रैंकिंग में, तो इनको मिला है। एन चंद्रबाबू नायडू को क्या मिला है? बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026। किसको मिला है? एंड किस लिए मिला है? कि इनके जो प्रमोट कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फास्टर अप्रूवल सिस्टम, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस वगैरह, जो आंध्र प्रदेश में जो मॉडल लेके आए इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली, उस चीज के लिए इनको मिला बिजनेस रिफॉर्मर का अवार्ड। अब हम देखते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में क्या हुआ? सब जूनियर हॉकी इंडिया ने सब जूनियर चैंपियनशिप करवाई थी। तो जो वुमेन्स कैटेगरी थी उसमें किसने जीता? झारखंड ने जीता। किसको हरा के? MP को हरा के। और सब जूनियर जो मेंस कैटेगरी थी उसमें किसने जीता? UP ने जीता। किसको हरा के? मध्य प्रदेश को। तो दोनों में रनर अप कौन है? मध्य प्रदेश है। लेकिन गर्ल्स में तो चैंपियन है झारखंड और बॉयज में चैंपियन है UP। बैडमिंटन का क्या हुआ था? एशियन चैंपियनशिप, बैडमिंटन की एशियन चैंपियनशिप। तो उसमें आयुष शेट्टी इंडिया के पहले जो वो पुरुष बने थे, जो कि पुरुष एकल था, उसके फाइनल में पहुंचने वाले 61 सालों में पहले भारतीय कौन बने थे? आयुष शेट्टी। 21 साल के हैं, नए अपकमिंग जो इंडिया का जो फ्यूचर है, लक्ष्य सेन के बाद अब जो नए प्लेयर आ रहे हैं वो हैं आयुष शेट्टी, जो प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इंडिया का। क्यों? क्योंकि 21 साल के ये हैं और काफी अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने पिछले सीजन। जो विजेता थे पुरुष एकल के वो कौन थे? चाइना के CU की। तो CU की कौन थे? चैंपियन बने हैं।
ऐसे ही महिला एकल में कौन बने, आंग से यंग जो साउथ कोरिया के हैं वो तो बनी है चैंपियन, और वांग झी चाइना की हैं वो बनी है रनर अप रही है। विश्व तीरंदाजी की जो पैरा तीरंदाजी हुई थी तो उसकी जो उसमें जो पहली रैंक किसने हासिल की है, भारत ने। कितने, 7 गोल्ड मिले हैं, टोटल 13 पदक मिले हैं। कहाँ पे हुई थी अगर पूछ ले विश्व पैरा तीरंदाजी की पैरा वो, तो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। अब इनमें से सबसे ज्यादा अगर आ जाए तो तामन कुमार ने जीते हैं 2 और 3 स्वर्ण जीते हैं, और शीतल देवी ने जीते हैं 2। बाकी पायल नाग है उन्होंने भी जीते हैं 2 स्वर्ण। तो सबसे पहले तो ये आ सकता है कि विश्व पैरा तीरंदाजी कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बैंकॉक में। भारत की कौन सी रैंकिंग थी, तो भारत की रैंकिंग फर्स्ट थी। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, 7। कुल पदक कितने जीते थे, 13। सबसे ज्यादा पदक कितने जीते थे, तो तामन कुमार ने जीते थे। तीरंदाजी वर्ल्ड सीरीज का प्रथम चरण हुआ था कहां पे, ग्वाडलाजारा मैक्सिको में हुआ था। अभी थोड़े दिन पहले ये शहर किस लिए न्यूज में था, उससे पहले जो वहां पे जो बॉस को मार दिया था, क्राइम जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहां की, तो उनके जो बॉस को मार दिया था, तो वहां पे क्या हो गए थे, दंगे हो गए थे। इस पूरी की पूरी सिटी को जो वहां की कार्टेल है उसने कब्जा लिया था, क्योंकि कार्टेल का बॉस मर गया था। तो इसी जगह ग्वाडलाजारा में क्या हुआ था, मैक्सिको में हुआ था तीरंदाजी का फर्स्ट सीरीज। इसमें जो इंडिया की कंपाउंड टीम थी, कंपाउंड टीम क्या होता है, 3 महिला होती हैं, उनके जो उस टीम ने किसको हरा के, अमेरिका को हरा के जीता था स्वर्ण पदक। कौन कौन थी इसकी मेंबर, तो ज्योति सुरेखा, वैनम, मधुरा, धर्मान गावरकर और प्रगति, ये तीनों ने मिलकर जीता था। टीम तो किसका आ जाए, तो महिला टीम ने जीता था इसमें गोल्ड। अब निशानेबाजी क्या हुआ था, ISSF जूनियर विश्व कप, जो हमारा शूटिंग है उसका जूनियर का विश्व कप कहां पे हुआ था, कायरा मिस्र में हुआ था। पहली रैंक किसकी आई है, ध्यान रखना भारत की। कितने टोटल पदक, 16। स्वर्ण पदक टोटल कितने, 5। 3 चीज होगी, ISSF का जूनियर विश्व कप 2026 कायरा मिस्र में हुआ था, इंडिया की रैंक पहले, 5 स्वर्ण जीते और टोटल 16 पदक जीते। जो गोल्ड जीतने वाले प्लेयर वो हैं, शिवा नेहवाल ने किसमें जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल में। प्राची गायकवाड़ 50 मीटर की राइफल में जीता था। 3 पोजीशन में वुमेन्स में है, प्राची गायकवाड़ ने 50 मीटर में जीता। वंशिका चौधरी है, उन्होंने किसमें जीता, 10 मीटर एयर पिस्टल में। दिव्यांश देवगन और सांभवी क्षेत्र सागर ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम में। और जो वंशिका चौधरी और जो रियान शर्मा है, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम में जीती थी। ISSF विश्व का राइफल और पिस्टल का वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें कहां पे हुआ था, ग्रेनाडा स्पेन में हुआ था। इसमें किसने जीता, मुकेश नेल्लावेली और पूजा गुलिया ने 10 मीटर में मिक्स्ड इवेंट में जीता है स्वर्ण पदक। कहां पे, ग्रेनाडा स्पेन में। सैफ अंडर 20 पुरुष चैंपियनशिप 2026, इसमें सैफ साउथ एशिया का जो हमारा फुटबॉल की जो चैंपियनशिप होती है उसका अंडर 20 हुआ था। उसमें पेनल्टी शूट आउट में भारत को 4-3 से हरा के बांग्लादेश बना है दूसरी बार चैंपियन। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप सबसे पहले तो हुई कहां थी, बिश्केक किर्गिस्तान में। पहले नंबर पे कौन रहा, ईरान। भारत ने टोटल कितने पदक जीते, 17 पदक, जिसमें से क्या है 2 स्वर्ण। कौन सी पोजीशन रही भारत की, 5वें स्थान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान, पहले नंबर पे ईरान। भारत ने टोटल जीते 17 पदक, जिसमें स्वर्ण कितने हैं, 2। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 कहां पे हुई, उलान बटोर मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है, उलान बटोर। वहां पे क्या हुई, एशियन बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप थी 2026 वो हुई। महिला स्वर्ण पदक विजेता कितने हैं, 4। और पुरुष के वर्ग में कितना जीता है, 1। तो टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें महिला में किसने जीता, मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी में, प्रीति पवार ने 54 केजी में, प्रिया ने 60 केजी में और अरुंधति चौधरी ने 70 केजी में। पुरुष में किसने जीता है, विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलो में। महिला टीम सबसे सफल टीम, महिलाओं की टीम थी वो सबसे सफल रही। कितने, टोटल 10 पदक जीते महिलाओं ने, और सबसे सफल मतलब फर्स्ट रैंक किसमें रही, महिलाओं में इंडिया की रही। अन्य जैसे जैस्मिन लंबोरिया, आलिफिया पठान ने क्या जीते थे, रजत, और सचिन शिवात ने क्या जीता था, रजत 60 केजी में। ये सीधे किसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके जो भी सजेशन है वो हमें दिए, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।